Good morning to everyone. Myself Ibrahim Ansari from Angel Biology Classes भाटपार रानी. गाइज आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद से बेबी का डेवलपमेंट्स कैसे होता है, और यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेबी का डेवलपमेंट्स हो. यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल्स में एक साइकिल चलता है जिस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल. तो आज हम लोग इतने टॉपिक क्लियर करेंगे, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इस चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे. आपको थोड़ी सी रिकॉल करा दें कि पिछला जो वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में. ह्यूमन में मेल में कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल में कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. और फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा मीन्स द प्रोसेस. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. स्पर्म एंड ओवा के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को कैसे होती है, किस तरीके से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, ओजेनेसिस कैसे होता है, इस बात को भी हम लोग पढ़ चुके हैं. और गाइस आज एट ऑल वे टाइम आ ही गया जिस टाइम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये दोनों हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे. और आगे वाली जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स. क्लियर है. और गाइज एक बात और भी हम आपको बता दें कि अभी तक आपने एंजल बायोलॉजी क्लासेस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे. चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं. फर्टिलाइजेशन क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है. गाइस एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पढ़े हुए थे कि सबसे पहले था उसमें क्या, ओवरी, है ना. ओवरी के पास था फिम्बरी जो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट था. फैलोपियन ट्यूब को एक और भी नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं यूटेराइन ट्यूब. और यूटेराइन ट्यूब के बाद से ये वाली जो रीजन दिखाई दे रही थी इसको हम लोग कह रहे थे यूटेरस. ठीक है. यूटेरस में हम आपको बताए थे कि 3 वॉल पाए जाते हैं. सबसे अंदर वाले को कहते हैं इंडोमेट्रियम, बीच वाले को कहते हैं मायोमेट्रियम और बाहर वाले लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम. क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम. इतनी सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुके थे. और एक चीज़ और बचा हुआ है, सर्विक्स, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है. और इस वाले पोर्शन को इसे हम लोग कहते हैं विजाइनल ट्रैक्ट. अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा. इससे पहले थोड़ा सा और हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि फीमेल्स का जो ओवरी था, ओवरी में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स थी वो डिवाइड होकर के बनाई थी क्या बनाई थी. जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स थी वो डिवाइड होकर के बनाई थी फॉलिकल्स. कौन फॉलिकल, तो ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल चेंज हुआ था सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल में, वो चेंज हो गया था मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में या फिर टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल. और इस ग्राफियन फॉलिकल से फॉलिकल के अंदर था ओवा और ओवम यहाँ से रिलीज हो गया था. तो ओवम के रिलीज होने की प्रक्रिया को हम लोग कह रहे थे ओवुलेशन. और ओवुलेशन के बाद से हम एक चीज़ और भी आपको बता दें, जब ओवुलेशन हो गया था तो उस ब्लड क्लॉटिंग को लेकर के नया बना था कार्पस ल्यूटियम. और ये कार्पस ल्यूटियम फीमेल के केस में फीमेल सेक्स हार्मोन के सिक्रेशन के लिए मदद कर रहा था. गाइज ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. एक बार और भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा माइंड में आप सोचिए और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या बन रहा होगा, ओवा बन रहा होगा, है ना. ओवा जब बन रहा होगा तो पहले तो बनेगा प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल. थोड़ा ध्यान दीजिए, प्राइमरी से बनेगा क्या, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. और सेकेंडरी से बनेगा क्या, टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो टर्शियरी या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो अब ये ओवरी से निकल करके जाएगा किस में,
फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब में ज्यों जाएगा तो इसी प्रक्रिया को तो कहते हैं ओवुलेशन। द रिलीजिंग ऑफ द ओवा फ्रॉम द ओवरी विद इन द फैलोपियन ट्यूब, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। ध्यान देंगे, ओवुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि ओवुलेशन क्या है। ओवुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ओवरी से ओवा निकल करके किस में चला जाए, फैलोपियन ट्यूब में चला जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। जब ओवुलेशन हुआ तो ओवरी से ओवा निकल के गया किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पे जा करके वेट करेगा, कौन वेट करेगा, ओवा फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा। तब तक ध्यान दो, इधर फैलोपियन ट्यूब में कौन बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम नहीं बन जाएगा। अभी हम आपको समझाए हैं कार्पस ल्यूटियम बनेगा। अब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो आप बताओ कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज द सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन। कहाँ से सिक्रेट करेगा, ओवरी से सिक्रेट करेगा। दोज हार्मोन विच रिलीज बाय द ओवरी ऑफ द फीमेल कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। नाम क्या होगा भाई, प्रोजेस्टेरॉन नाम होगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कौन से हार्मोन है, वे हार्मोन है जो ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। ये हार्मोन कहाँ पे काम करेगा, तो फीमेल के यूटेरस पे काम करेगा। कौन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। कहाँ से सिक्रेट होगा, तो ओवरी से सिक्रेट होगा। क्लियर हो गया इतनी चीजें। चलिए आगे समझते हैं। अब जो ओवा जो है वो आ चुका है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है और यहाँ पे वेट कर रहा है कि काश स्पर्म आ जाए। यदि स्पर्म आ जाता है, देखिए स्पर्म आएगा कैसे, ये विजाइनल ट्रैक्ट से पेनिस आएगा यहाँ तक और यहाँ पे स्पर्म को छोड़ देगा और स्पर्म ऐसे रीच करते करते यहाँ पर जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दो, ओवा यहाँ पे है और वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का। और यदि स्पर्म जाता है तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। यदि स्पर्म नहीं जाता है तो नहीं जाएगा, तो अब देखो करेगा क्या, फैलोपियन ट्यूब में फिर आगे बढ़ेगा और वेट करेगा कि भाई कम से कम ओवा स्पर्म तुम आओ और फर्टिलाइज करो। स्पर्म तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये बार बार क्या होता है, ऐसे जाता रहता है और स्पर्म का वेट करते रहता है। फैलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और वेट करता रहेगा। लेकिन अब क्या होता है कि ये चला जाता है यूटेरस के वॉल के पास। एक समय ऐसा आता है जिसमें वो ओवा चला जाता है यूटेरस के वॉल के पास और वहाँ पे वेट करता है कि स्पर्म आए और फर्टिलाइज करे। लेकिन स्पर्म तो आता ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। अब एक बात ध्यान देंगे, लास्ट में ये यहाँ पे वेट करता है और ओवा कहता है यूटेरस से, यूटेरस भाई आप मेरे को अपने अंदर चिपका लो। लेकिन यूटेरस कहता है पागल, जाओ तुम जा करके स्पर्म से फर्टिलाइज हो करके आओगे, तब भी जा करके तुमको हम अपने अंदर चिपकाएंगे। एक बार और फिर से कहेगा ओवा कि यूटेरस की वॉल तुम हमें अपने अंदर ले लो। लेकिन यूटेरस का वॉल कहेगा बक तुम जाओ यहाँ से और जाओ और तुम स्पर्म से फर्टिलाइज होकर के आओगे, तब भी मैं तुमको चिपकाऊंगा। ये कहे कि अरे भाई अब गिड़गिड़ाएगा, कहेगा भाई स्पर्म आ नहीं रहा है और आप थोड़ा सा हमें कैसे भी चिपका लो। कब तक सहेगा यूटेरस की वॉल, कब तक सहेगा, ये बार बार आकर के इसे चिपकने का प्रयास करता है और यूटेरस की वॉल कहती है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं चिपकाऊंगा जब तक कि तुम स्पर्म से फर्टिलाइज होकर के नहीं आ जाते हो। अब देखो ये माँ, देखो ओवरी वाला दीवार इस ओवा को भगा रहा है और ओवा का रहना हमको चिपका लीजिए। अरे समझ में, तो अब ओवा समझ जाता है। देखो ओवा जो है वो जाता है ओवरी के पास, ओवरी कहता है कि बैक तुम मेरे पास मत आओ। तो अब ओवा समझ जाता है, समझता है कि भाई अब मैं क्या करूं। ठीक है, लेकिन तब तक इधर की जो ओवरी की दीवार जो होती है, ओवरी की जो दीवार होती है वो कह रहे रुको तुमको बता रहे, रुक जाओ। ओवा तुम्हें बता रहे हैं, ये भ्रष्ट कर जाती है। कौन भ्रष्ट कर जाएगी, दीवार। और भ्रष्ट कर जाती है जिसके कारण से ओवरी के अंदर काफ़ी तेज से ब्लीडिंग होने लगता है। काफ़ी तेज से क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगा। और ब्लीडिंग होने के कारण जो ओवा इसमें था
वो काफ़ी फोर्सफुली वो ब्लीडिंग के रास्ते से फीमेल की जेनाइटल ओपनिंग से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। ये ब्लीडिंग देखा गया है लगभग 7 दिनों तक फीमेल्स में होते ही रहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें फीमेल्स के ओवरी की दीवार इंडोमेट्रियम के फट जाने के कारण ब्लीडिंग होने लगी, ओवा को बाहर निकालने के लिए इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स ओवा को बाहर निकालने के लिए जब फीमेल की जो यूटेरस होती है, यूटेरस की दीवार ब्रस्ट कर जाती है और ब्रस्ट करने के बाद से वहाँ से ओवा को बाहर निकालती है ब्लड के थ्रू, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब एक बात ध्यान दो, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया होता तो इसमें किसका डेवलपमेंट होता, बेबी का डेवलपमेंट होता। एक हम आपको ध्यान दें कि देखो भाई, इसमें से जो ओवा निकला है उसके 2 चीज़ें हो सकते हैं। जैसे एक आपको गाना सुनाते हैं, 2 बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। ये 2 बातें कौन सी हो सकती हैं? एक वे बातें हो सकती हैं जिससे बेबी का डेवलपमेंट्स हो, और एक वे बातें हो सकती हैं जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ओवा बाहर की तरफ निकल जाए। कौन सी 2 बातें हो सकती हैं गाइस? एक तो वो जिससे बेबी का डेवलपमेंट हो जाए, और एक वो जिससे ओवा को बाहर की तरफ निकाल दिया जाए। क्लियर हो गया? आगे आगे अभी और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इसलिए आगे की हम लोग समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में है क्या। देखिए गाइज, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, इसमें कैसे कैसे कितने दिन पे कैसे क्या होता है, और फिर बेबी कितने दिनों पे यदि सेक्स किया जाए तो बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे गाइज ध्यान देंगे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल औरत है, कोई लड़की है, उसका फर्स्ट डे पीरियड आया, ठीक है, फर्स्ट डे आता है, तो वो लगातार विजाइनल ब्लीडिंग 7 डेज तक होती रहती है। कितने दिन तक होगी? 7 डेज तक। इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब फर्स्ट डे से लेकर के 7 डेज तक लगातार उसमें यदि ब्लीडिंग हो रही है उस विजाइनल ट्रैक्ट से, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। लेकिन जैसे ही जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगा, मीन्स 8वें दिन से 8वें दिन, 9वें दिन, 10, 11वें दिन, इतने दिनों तक अब फिर वो अपनी लाइनिंग जो फीमेल की यूटेरस की दीवार फटी हुई थी, फिर उसको रिपेयर करेगा। आ रहे समझ में? पहले तो 1 to 7 डेज उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, लेकिन वो 8 से लेकर के 11 दिन तक उसने किया क्या, तो जो उसकी लाइनिंग फटी हुई थी यूटेरस के अंदर, जिसे ब्लीडिंग बाहर की तरफ आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, उसको अब ये रिपेयर करेगा। कितने दिनों में रिपेयर करेगा? 1 2 3 4 दिन में रिपेयर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 11वें दिन रिपेयरिंग हो जाएगी, रिपेयरिंग के तुरंत 1 दिन बाद, मीन्स 12वें दिन ओवरी से फिर एक ओवा निकलेगा, और ओवरी से ओवा निकल करके जाएगा क्या, फैलोपियन ट्यूब में। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ओवुलेशन। और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद से, ओवुलेशन के बाद से, वो वेट करेगा 17 दिनों तक, मीन्स 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक वे वेट करेगा। यानी कितने दिन वेट करेगा? 1 2 3 4 5 6 दिन ओवा वेट करेगा स्पर्म का। यदि स्पर्म आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यदि स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा। मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के 7वें दिन बाद से यदि आप 2 3 दिन 4 दिन के बाद से यदि सेक्स करते हैं तो श्योर है ओवुलेशन हो गया है। और यदि ओवुलेशन हो गया है तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। 17 तारीख तक आपके पास टाइम है फर्टिलाइजेशन होने के लिए। कई लोग का ऐसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देखे होंगे डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इस पर हम जाके फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे। अरे टाइमली होगा तब ना फर्टिलाइजेशन होगा, टाइम से करो ना। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि 12 से लेकर के 17 दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, कब क्यों फर्टिलाइजेशन होगा? क्योंकि यहाँ दिन ओवुलेशन हुआ है। आगे की तरफ देखिएगा, 17 के बाद से 18 से लेकर के 25 तक हम लोग देखते हैं। तो इस केस में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ध्यान देंगे, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अब कार्पस ल्यूटियम का रोल आ जाता है। अब मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेशन करेगा। हम आपको बता दिए हैं, जब ओवुलेशन हो जाता है तो क्या बनता है? कार्पस ल्यूटियम बनता है। अब ये पूछने वाली बात नहीं है कार्पस ल्यूटियम कैसे, तो कार्पस ल्यूटियम जो है फीमेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करेगा। कितने दिन? 18 से लेकर के 25 दिनों तक लगातार। अब देखिए, जब फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट होगा तो अब ओवा को कहा जाएगा कि भाई देखो, तुम्हें तो स्पर्म मिला नहीं, और स्पर्म नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो तुमको हम ढकेल करके बाहर निकालेंगे। ढकेल करके बाहर निकालेंगे। कहाँ से बाहर निकालेंगे? यूटरस से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ब्लीडिंग के थ्रू फोर्सफुली ढकेल के बाहर निकालेंगे। तो 28वें दिन, 26वें दिन, 27वें दिन और 28वें दिन फीमेल के केस में किया जाता है कि अब उसको ओवा को यूटरस के नीचे लेकर के आया जाता है और 28वें दिन दीवार फटती है, जिसके कारण से फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे करते करते 7 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती है। मीन्स दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल विद इन द फीमेल। ये कोई साइकिल नहीं है जिसे आप चलाएंगे। ये साइकिल क्या है? ये हाइपोथेटिकली अपने माइंड में सोचिए और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के समझ में आएगा फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी बातें और भी समझ लीजिए। सपोज डैट एक कोई बेबी लड़की है, गर्ल है, जो 14 ईयर ओल्ड, ठीक है, मान लेते हैं, और इसमें जो है पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है। 14 ईयर ओल्ड है और इसमें पहली बार क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है। तो जब किसी फीमेल्स में द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बिगिन एट द प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी मतलब यही 14 साल की उम्र को प्यूबर्टी स्टेज में माना जाता है। तो कोई लड़की को सबसे पहली बार यदि स्टार्ट होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है मेनार्च, MENARCH। मेनार्च मीन्स द फर्स्ट टाइम ऑफ द puberty stage in which the females release their ova by the releasing large number of the bleeding। मीन्स कह रहा है कि ओवा को रिलीज करे बाहर की तरफ, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? मेनार्च कहेंगे। एक चीज़ और भी समझाते हैं आपको, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मान लीजिए एक फीमेल्स पहले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, लेकिन दूसरा अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होगा? 28 डेज पे या फिर 29 डेज पे। और आपको गाइज एक चीज़ बता दें, यदि कोई फीमेल्स हैं और ये 28 से 35 डेज हो रहा है तो समथिंग वेइंग रॉन्ग विथ यू। आपके साथ कुछ नहीं कुछ दिक्कतें हैं, गड़बड़ हैं। आप डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लो ना, उससे ज़्यादा क्या है, आप अपनी फीलिंग मम्मी से बताओ, पेरेंट्स से बताओ। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखेंगे। कुछ यदि ये ज़्यादा लेट होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़े हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मेनार्च क्या होता है। मेनार्च वे कंडीशन है जिस टाइम फर्स्ट टाइम फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेनार्च। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग थोड़ी सी इस टॉपिक को समझते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में समझ लेते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन नहीं, सबसे पहले ओवेरियन फॉलिकल को समझते हैं, तब जाकर के इसको समझाते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा? ओवा का डेवलपमेंट्स होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा।
और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल वाल से ओवा रिलीज हो जाएगा, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे ओवुलेशन। गाइज आप यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है आप देख लीजिए, तब भी जा कर के ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ओवुलेशन हो गया, आपको पिछले वीडियो में हम समझाए थे जब ओवुलेशन हो गया तो अब क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जो कि किसके सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, कौन, कार्पस ल्यूटियम। क्लियर हो गया एक पॉइंट। अब थोड़ा दूसरी तरफ देखिए, ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में। जो ओवुलेशन होता है, मान लीजिए अब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी नॉर्मल रहता है, लेकिन ओवुलेशन के तुरंत बाद ये जो एस्ट्रोजन होते हैं ये ज़्यादा निकलने लगते हैं, अरे समझ में, ज़्यादा निकलने लगते हैं और निकल करके फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जब ओवा बार की तरफ निकल जाता है तो फीमेल के कार्पस ल्यूटियम से पहले तो नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, लेकिन कार्पस ल्यूटियम जब बनेगा तो कार्पस ल्यूटियम भी हाई क्वांटिटी में निकलने लगता है, और जब ये हाई क्वांटिटी में होता है तो एस्ट्रोजन की भी क्वांटिटी क्या होने लगती है, हाई होने लगती है। 2 पॉइंट भी क्लियर कर लिए आप। लेकिन दूसरी तरफ देखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, उसके बाद से मेंस्ट्रुएशन हुआ, फीमेल के केस में ओवरी का डेवलपमेंट्स भी होने लगेगा। कब डेवलपमेंट्स होगा, जब कार्पस ल्यूटियम और ओवा बाहर की तरफ रिलीज होंगे तब। दूसरी तरफ देखिए फीमेल्स में होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब फॉलिकल का डेवलपमेंट्स हो रहा होता है ओवरी के अंदर, तो उसी टाइम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। उसी टाइम क्या सिक्रेट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, विच आर रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। वो जो कहाँ से रिलीज होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। ठीक है, अब देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, जो ओवुलेशन होगा तो इसकी क्वांटिटी हाई हो जाएगी। किसकी क्वांटिटी हाई होगी, तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचो कि ओवुलेशन हो गया तो आगे बनना है क्या, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए एक हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाम क्या है गाइज, एक बार अपने कॉपी में नोट कीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको बता दे, इतनी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए जगह जगह पे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। देखिए यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकला, और फॉलिकल को डेवलपमेंट के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स FSH निकला। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है सारी चीज़ें क्लियर होती आई होंगी आपको। गाइज एक बार और थोड़ा सा ध्यान देंगे, द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन द फीमेल्स is called as menstruation cycles. The first menstruation cycles begin at the puberty stage is called as menarche. क्या कहते हैं, menarche कहते हैं। ठीक है, आगे से आगे बढ़ा जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ और चीज़ें भी समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है तो इसे तो हम मेनार्च कहेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई लेडीज है वो 45 ईयर ओल्ड हो चुकी है। कितने ईयर ओल्ड हो चुकी है, 45 ईयर या फिर 50 ईयर्स ओल्ड हो गई है। तो अब तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रहा है वो बंद हो जाना चाहिए। श्योर, 50 साल के बाद से फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मेनोपॉज, PAUSE, मेनोपॉज। मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था है जिसमें फीमेल्स के अंदर
मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रीशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना रुक जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज स्टेज। गाइस, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। बुक से पढ़ते रहेंगे, समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। हम आपको बताए थे ना, 2 बातें हो सकती हैं। कौन कौन से हो सकती हैं? पहला तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, समझा जाए। थोड़ा सा एक चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में जब हमने ओवा का स्ट्रक्चर बताया था, तो ओवा के स्ट्रक्चर में हम आपको बताए थे जोना पेलुसिडा। आप नहीं देखे तो एक बार वो वीडियो फिर से आप देख सकते हैं। जोना पेलुसिडा और दूसरा हमने आपको बताया था सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं, याद रखे रहेंगे। और बीच में होगा क्या, ओवम होगा यहाँ पे। और ये देखिए स्पर्म आया हुआ है। फर्टिलाइजेशन के लिए कौन आया हुआ है? स्पर्म आया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आते तो बहुत ज़्यादा हैं। आप ही देखो, मान लो यदि शादी हो रहा है तो शादी में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, शादी में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन दुल्हन से शादी तो कोई एक ही ना करता है, हैं? यहाँ भी ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्पर्म आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? किसको ले जाने के लिए? दुल्हन को ले जाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। लेकिन कोई एक ही तो जा करके फ्यूज करेगा। देखिए, एक ही जा करके इससे फ्यूज करता है। ओवम से क्या करता है? एक ही जा करके फ्यूज करता है। मीन्स ड्यूरिंग copulation the semen is released by the penis into the vaginal tract of the females. The motile sperm swim rapidly and passes through the cervix and enters into the uterus and finally reach up to the ovum। और लास्ट में कहाँ पे चले जाते हैं? ओवम में चले जाते हैं। वेयर बोथ मीन्स स्पर्म एंड ओवा, बोथ स्पर्म एंड ओवा बोथ आर मीट विथ each other. This process is known as fertilization. Fertilization means the meeting of the sperm and the ova is known as fertilization. जब fertilization होना रहता है, एक बार और डिफिनेशन याद हो गया होगा आपको। चलिए ठीक है, अब यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो तुरंत अब होने लगता है डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? यहाँ से ये इंटर कर जाएगा और अपने रिलीज कर देगा न्यूक्लियस को इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आप क्लियर रूप से समझ पा रहे होंगे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होते ही कुछ चेंजेज होने लगते हैं, फीमेल्स के अंदर कुछ चेंजेज होने लगते हैं, फील हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब यही चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद से क्या होता है, मीन्स डेवलपमेंट्स पढ़ना है अभी। तो देखिए फर्टिलाइजेशन, जैसे मान लीजिए एग निकला हुआ है, देखिए यहाँ पे समझेंगे कि फीमेल्स के अंदर बना हुआ है क्या, एग, और वहाँ से एग जो है रिलीज हो गया, ठीक। रिलीज होने के बाद से इसके पास आएंगे सब क्या, नीचे की तरफ से स्पर्म आएगा और स्पर्म आकर के इसको फर्टिलाइज करेगा। देखिए बहुत ज़्यादा स्पर्म आए हुए हैं और इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद से सबसे पहले वो सेल्स जो सबसे पहले जाइगोट बनता है। जो स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा। और ये जो जाइगोट है डिवाइड होकर के बनाता है 2 सेल। एक से कितना सेल बनाएगा, 2 से। 2 से बनाता है 4 सेल, और 4 सेल से बनाता है ग्रुप ऑफ द सेल्स, खूब ज़्यादा सेल्स बनाता है, एक ही जगह पे गुच्छा में सेल्स बनाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मारुला स्टेज। Marula stage at which the zygote divide by many times and form the group of the cells which are called the marula stage। से हम लोग क्या कहेंगे, मारुला स्टेज कहेंगे। अब देखिए मारुला स्टेज के बाद से अब चेंज हो जाता है ब्लास्टुला स्टेज। मारुला स्टेज से अब ये जो, जैसे देखो ये वाला क्या था, मारुला था ना, अब मारुला ही चेंज हो जाएगा किस में, ब्लास्टुला स्टेज में हो जाएगा। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए ब्लास्टुला स्टेज की ये जो सेल्स हैं, तो ब्लास्टुला स्टेज की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोसाइट्स। क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसाइट्स कहा जाता है।
क्लियर हो गया? यहाँ तक आप याद कर लेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद से सबसे पहले क्या बना है, मारुला बना है, और मारुला से क्या बना है, ब्लास्टुला बना हुआ है, जिसमें सेल्स जो थी उसे हम लोग कह रहे थे ब्लास्टोसाइट्स कह रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगली हम लोग को टॉपिक पढ़नी है इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द बेबी। ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट पढ़ना है, और फिर हम लोग को पढ़ना है एक और टॉपिक। इसके बाद से लास्ट वीडियो होगा, और इसमें हम लोग इस चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। जितना इसमें पढ़ना होगा उस चीज़ों को समझ लेंगे। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन के बारे में, और फिर कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल के फर्टिलाइजेशन से संबंधित, और इस साइकिल को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझ चुके हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट्स ऑफ द बेबी। बेबी का डेवलपमेंट्स कैसे होता है, मीन्स प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स। और लास्ट टॉपिक पढ़ना है पास्चुराइजेशन एंड लैक्टेशन, जिसका नेक्स्ट वीडियो होगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।